हेलो एवरीवन। आज हम अपनी एनसीईआरटी सीरीज़ का अध्याय 12 चैप्टर घर्षण जो है आज शुरू करने वाले हैं। तो आपने ट्रैफिक सिग्नल पर कार अथवा ट्रक चालक को अपने वाहन को मंद करते देखा होगा। जब भी आवश्यक होता है आप भी ब्रेक लगाकर अपनी साइकिल को मंद करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेक लगाना इतना आवश्यक क्यों है, या ब्रेक लगाने पर जो है वाहन मंद क्यों हो जाते हैं। केवल वाहन ही नहीं, कोई भी वस्तु जो किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही होती है उस स्थिति में भी मंद हो जाती है जब उस पर कोई बाहरी बल न लगाया हो, अंततः वह रुक जाती है। क्या आपने फर्श पर लुढ़कती गेंद को कुछ समय पश्चात रुकते देखा है? केले के छिलके पर कदम पड़ते ही हम क्यों फिसल जाते हैं, तो किसी चीकने तथा गीले फर्श पर चलना क्यों कठिन होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक चित्र जो दिखाया है 12.1, जिसमें एक लड़का है वो केले के छिलके के ऊपर कदम रखता है और गिर पड़ता है। तो इस अध्याय में आप इसी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर पाएंगे। तो यहाँ पर क्रियाकलाप 12.1 आता है और ये क्या है, घर्षण बल क्या होता है। तो मेज पर रखी किसी पुस्तक चित्र 12.2a को धीरे से धकेलिए। आप यह देखेंगे कि कुछ दूरी पर चलकर यह रुक जाती है। इसी क्रियाकलाप को विपरीत दिशा में बल लगाकर दोहराइए। चित्र 12.2b, क्या इस बार भी पुस्तक रुक जाती है। तो क्या आप इसका स्पष्टीकरण सोच सकते हैं कि क्या हम यह कह सकते हैं कि पुस्तक की गति का विरोध करने के लिए उस पर कोई बल लगाना चाहिए। इस बल को घर्षण बल कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक जो है वो पुस्तक को दिखाया गया है। इससे आप अपने आप भी जो है क्या है इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आपने उसको जब एक धक्का दिया पुस्तक को एक मेज पर, तो उसमें से क्या हुआ, वो थोड़ी दूर तक घिसी और उसके बाद वो रुक गई। तो वो किसकी वजह से हुआ है, वो घर्षण की वजह से हुआ है। ठीक है, तो आपने देखा है कि यदि आप बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाएं दिशा में कार्य करता है। यदि आप बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण जो है, अगर आपने दाईं दिशा में बल लगाया है तो घर्षण फिर क्या होगा, वो बाईं दिशा में काम करेगा। तो दोनों स्थितियों में घर्षण पुस्तक की गति का विरोध करता है। तो घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। उपरोक्त क्रियाकलाप में घर्षण बल पुस्तक तथा मेज के पृष्ठों के बीच कार्य करता है। तो हमेशा याद रखना भाई कि जो घर्षण है वो हमेशा ही क्या करता है, वो विपरीत दिशा के अंदर काम करता है। अगर हमने बाईं ओर जो है बल लगाया है तो घर्षण जो है वो आपका दाईं दिशा में होगा, और अगर हमने बल जो है वो हमने दाईं दिशा के अंदर लगाया है तो घर्षण बाईं दिशा के अंदर होगा। तो ठीक है, उपरोक्त क्रियाकलाप में घर्षण बल पुस्तक तथा मेज के पृष्ठों के बीच कार्य करता है। क्या सभी पृष्ठों पर समान घर्षण बल लगता है? क्या यह पृष्ठों के चिकने पर निर्भर करता है? तो आइए पता लगाते हैं। तो घर्षण जो है यहाँ पर कैसे प्रभावित होता है, तो घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं उनके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो क्रियाकलाप 12.2, तो किसी ईंट के चारों ओर एक डोरी बांधिए। ईंट को कमानीदार तुला द्वारा खींचिए। आपको कुछ बल लगाना पड़ता है। जैसे ही बल गति करना आरंभ करे, कमानीदार तुला का पाठ्यांक लीजिए। इससे आपको इस घर्षण बल की माप प्राप्त होगी जो ईंट का तथा फर्श के पृष्ठों के बीच लगती है। तो यहाँ पर एक क्या है, आपने एक मेजरमेंट लेना है। एक कमानी आती है जो आपकी क्या करती है, मेज़र का यहाँ पर काम करती है। तो उससे आप जो है यहाँ पर अपने जो ईंट है, ईंट ने कितना जो है फोर्स लगाया, उसका जो कितना जो है वेट आया, उसको आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। तो अब ईंट पर पॉलीथीन का टुकड़ा लपेटिए और क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या आप उपरोक्त दोनों स्थितियों में कमानीदार तुला के पाठ्यांकों में कोई अंतर पाते हैं? इस अंतर का क्या कारण हो सकता है? ईंट पर जूट का एक टुकड़ा लपेटकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। आपने क्या पाया? तो यहाँ कमानीदार तुला क्या होती है वो आपको यहाँ पर इस चित्र के अंदर दिखाया है। ठीक है, तो इसमें भाई एक वेट होते हैं, ये जो आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं, जैसे 0, 10, 20, 30, ये ऐसे जो है इसके अंदर क्या होते हैं, वेट होते हैं। और एक यहाँ जो नीचे होती है एक हुक होती है,
लगी हुई। ठीक है, तो कमानीदार तुला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें एक कुंडलित कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर प्रसार हो जाता है। कमानी के इस प्रसार की माप इसके अंशांकित पैमाने पर चलने वाले संकेतकों द्वारा की जाती है। पैमाने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिमाण प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप क्रियाकलाप 12.3 है, उसमें एक चिकने फर्श अथवा किसी मेज पर कोई आनत समतल बनाइए। इसके लिए आप ईंटों के सहारे रखा कोई लकड़ी का तख्ता उपयोग कर सकते हैं। आनत समतल के किसी बिंदु ए पर पेन से कोई चिन्ह अंकित कीजिए। अब कोई पेंसिल सेल इस बिंदु से नीचे लुढ़कने दीजिए। तो रुकने से पूर्व यह मेज पर कितनी दूरी तय करती है, इस दूरी को नोट कीजिए। अब मेज पर कोई कपड़ा बिछा दीजिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि कपड़े में सिलवट ना हो। उपरोक्त क्रियाकलाप को फिर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको जो है ये क्या है, क्रियाकलाप जो है वो दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दो बच्चे दिखाए गए हैं जो क्या कर रहे हैं, क्रियाकलाप कर रहे हैं। पेंसिल को क्या कर रहे हैं, एक किसके ऊपर, इसको क्या है कुछ दूरी पर एक टेपर में जो है एक लगाकर उसको क्या है उसके ऊपर से एक पेंसिल को क्या किया है उन्होंने लुढ़काया है। वो कुछ दूरी तक क्या करेगी, जब वो बिल्कुल प्लेन होगा मेज तो उसकी जो दूरी होगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी, बट अगर उसके नीचे जो है कुछ क्या कर दिया गया, कपड़ा वगैरह या कोई पेज वगैरह जो है बिछा दिया गया, तो वो जो है पेंसिल कम दूरी क्या करेगी, तय करेगी। तो किस स्थिति में पेंसिल सेल द्वारा तय की गई दूरी सबसे कम है, ये मैंने आपको अभी बता दी। ठीक है, तो क्या सेल द्वारा चली गई दूरी जिस पृष्ठ पर वह चलता है इसकी प्रकृति पर निर्भर करती है? क्या पेंसिल सेल के पृष्ठ का चिकनापन भी चली गई दूरी को प्रभावित करता है? मैं इस क्रियाकलाप को सेल पर रेगमार का टुकड़ा लपेट कर करूँगा। तो इसको आप जो है अलग अलग आप इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और आपको जो है कुछ आप अपने आप भी जो है इसके रिजल्ट पता लगेंगे। ठीक है, ये आपको जो है आगे और घर्षण के बारे में समझने में आपकी हेल्प करेगा। तो घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती हैं। चित्र 12.5 दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर धंस जाती है। तो जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ को गति कराने का प्रयास करेंगे तो हमें इस अंतः बंधन यानी कि इंटरलॉकिंग पर जो है पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। तो जो खुरदरे पृष्ठों पर ये अनियमितताएं अधिक संख्या में होती है, अतः यदि जो पृष्ठ रुक्ष या फिर खुरदरा होगा तो घर्षण बल अधिक होगा। ठीक है, तो हमने यह सीखा कि दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के बंधन के कारण घर्षण होता है। स्पष्ट है कि यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाए तो घर्षण में वृद्धि हो जाएगी। इसका अनुभव आप किसी चटाई को उस समय खींचकर कर सकते हैं जब उस पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा हो, तथा जब कोई व्यक्ति उस पर बैठा हो तब भी आप इसको क्या है, आप इसका जो है आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पर चित्र 12.6 में एक बॉक्स को गतिमान करने के लिए उस पर क्या है लगातार उसको क्या करना पड़ता है, धकेलना पड़ता है। अगर आपने उसको धकेलना, उसके ऊपर जो है फोर्स लगाना आपने कम किया तो उसकी जो है गति क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगा। वो जो है गति करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। अपने उस अनुभव को याद कीजिए जब पिछली बार आपने किसी भारी बॉक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकाया था। यदि आपको इस प्रकार का कोई अनुभव नहीं है तो अब इस प्रकार का अनुभव कीजिए। कौन सा कार्य आसान है, विराम अवस्था से किसी बॉक्स को गतिशील कराना अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना? तो किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होता है। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल इसके सर्पी घर्षण को माप होती है। ठीक है, तो जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है तो इसके पृष्ठों के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके, अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। तो याद रखना भाई,
सर्पी में क्या है, उसको क्या कर रहे हैं, टेढ़ा मेढ़ा जो है ऐसे क्या क्या कर रहे हैं, घर्षण कर रहे हैं। अगर ऐसे क्या करेगा जो है गति होगी तो उसमें क्या होगा, उसमें जो है घर्षण वो कम होगा, ठीक है। जबकि स्थैतिक घर्षण जो है वो ज़्यादा होता है। तो इसलिए किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स को गति बनाए रखना सरल होता है, ठीक है। घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है। अब अपने कुछ अनुभवों को याद कीजिए। किसी कांच के गिलास अथवा किसी कुल्हड़ में से किसे पकड़े रखना आसान है। मान लीजिए कि गिलास का बाहरी पृष्ठ चिकना है, तो आपको ये भी आपने अनुभव किया होगा कि जो कांच का गिलास होता है, ठीक है, वो क्या होता है, बाहर से कैसा लगता है, वो बाहर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, चिकना होता है वो, ठीक है। जबकि जो कुल्हड़ होता है वो क्या होता है, खुरदरा होता है। तो जो कांच का गिलास होता है वो आपके हाथ से जल्दी ही क्या है, फिसलने का खतरा रहता है, ठीक है। जबकि कुल्हड़ होता है, कुल्हड़ जो है वो आपके क्या कर लेता है, उसके अंदर घर्षण नहीं होता इतना ज़्यादा, ठीक है। घर्षण होता है ज़्यादा, तो वो क्या है, वो आपकी जो है वो इतना ज़्यादा क्या है, चलने के लिए वो आपको जो है फिसलना उतना जो है उसमें नहीं हो पाता। तो मान लीजिए किसी गिलास का बाहरी पृष्ठ चिकना है अथवा उस पर पकाने के तेल की परत चढ़ी है, तो क्या उसे हाथ में पकड़ना आसान होगा अथवा अधिक कठिन हो जाएगा। अगर आपके चिकने हाथ हैं, ठीक है, तब भी आपको क्या है, कोई बर्तन आपको जो है पकड़ना वो आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो यदि घर्षण न हो तो क्या आपके लिए गिलास को पकड़े रखना संभव हो पाएगा। तो यह भी याद कीजिए कि मार्बल के गीले फर्श अथवा कीचड़ वाले पगडंडी पर चलना इतना कठिन होता है। तो आपने ये भी आपने अनुभव किया होगा। तो क्या आप घर्षण न होने की स्थिति में चलने की कल्पना कर सकते हैं। यदि घर्षण न हो तो आप पेन अथवा पेंसिल से नहीं लिख सकते हो। तो जब आपके शिक्षक चाक से श्यामपट्ट पर लिखते हैं तो श्यामपट्ट का रुक्ष यानी उसका खुरदरा पृष्ठ जो है वो क्या करता है, रगड़ द्वारा चाक के कुछ कणों को तो उतार देता है, ठीक है, जो क्या है श्यामपट्ट से चिपक जाते हैं। इस प्रकार श्यामपट्ट पर आपको यानी कि ब्लैक बोर्ड पर आपको जो है वो लिखावट दिखाई देती है। तो जो आपको बोर्ड के ऊपर जो लिखावट दिखाई देती है वो भी घर्षण की वजह से ही होता है। तो यदि सड़क तथा वाहन के टायरों के बीच घर्षण न होता तो उन वाहनों को न तो गति आरंभ की जा सकती थी, न ही उन्हें रोका जा सकता था। तो जो आपके टायर है वो भी घर्षण की वजह से ही क्या करते हैं, रुकते हैं, और उसी की वजह से ही वो गति करते हैं, और न ही उनमें दिशा परिवर्तित हो सकती थी। तो दिशा जो उनकी डायरेक्शन को आप चेंज करते हो वो भी आप घर्षण की वजह से ही करते हैं। तो यदि कोई वस्तु गति आरंभ कर दे तो वह कभी नहीं रुकेगी यदि वहाँ घर्षण न हो। आप दीवार में कील नहीं ठोक पाते अथवा धागे में गांठ नहीं बांध पाते। घर्षण के बिना कोई भवन निर्माण नहीं हो सकता था। तो इसके यहाँ पर आपको क्या है, घर्षण के कारण ही आपके जो शूज़ हैं वो नीचे से क्या हो जाते हैं, वो घिस जाते हैं, फट जाते हैं वो, ठीक है। तो इसके विपरीत घर्षण हानिकारक भी है। घर्षण के कारण वस्तुएं घिसती है। जो मैंने आपके अभी बताया कि हम चलते हैं तो शूज़ जो है हमारे नीचे से घिस जाते हैं, वो किसकी वजह से होता है, घर्षण की वजह से। चाहे वो पेंच हो, पेंच भी आपके घर्षण की वजह से क्या हो जाते हैं, वो फ्री हो जाते हैं। बॉल बेरिंग हो, जूतों के सोल ही क्यों ना हो। आपने रेलवे स्टेशन पर पैदल ऊपरी बलों की घिसी पिटी सीढ़ियाँ देखी होगी। तो घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न हो सकती है। कुछ मिनट तक अपनी हथेलियों को तेजी से एक दूसरे के साथ रगड़िए, क्या अनुभव करते हैं। तो अब आप माचिस की तीली को किसी रुक्ष या खुरदरे पृष्ठ से रगड़िए तो वह आग पकड़ लेती है, ठीक है। तो ये सब भी किसकी वजह से हुआ, घर्षण की वजह से हुआ। तो आपने यह देखा होगा कि विद्युत मिक्सर को कुछ मिनट तक चलाने पर उसका जार गर्म हो जाता है। आपने बाहर से अगर आप उसको क्या है पकड़ोगे तो उसका जो जार है वो क्या होने लगेगा, गर्म होने लगेगा, ठीक है। तो आप ऐसे बहुत से उदाहरण दे सकते हैं जिनमें घर्षण द्वारा जो है वो ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो घर्षण से क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। माचिस जो आप जलाते हो तो वो भी जो है वो घर्षण की वजह से क्या है, आग
पकड़ती है। ठीक है, तो वास्तव में अगर आप जोर जोर से ताली बजाने लगो तब भी क्या होगा, घर्षण होगा। उसकी वजह से क्या होगी, आपकी हथेलियाँ गर्म होने लगेगी। आप हथेलियों को ऐसे रगड़ते हो, ठीक है, तो उससे भी क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। किसकी वजह से, घर्षण की वजह से। तो वास्तव में जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। निम्नलिखित अनुभाग में हम घर्षण को कम करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। घर्षण बढ़ाना अथवा घटाना। तो पिछले अनुभाग में आपने देखा कि कुछ परिस्थितियों में घर्षण वांछनीय होता है, क्योंकि आपको क्या है, ट्रैवल करना, यानी कि आपको क्या है, चलाने में, आपकी गाड़ी को चलाने में, रोकने में, मोड़ने में आपकी हेल्प करता है। तो आपने कभी यह सोचा है कि आपके जूतों की तली खांचेदार क्यों होती है? उसके अंदर जो है नीचे क्या होते हैं, खांचे होते हैं बने हुए। ठीक है, तो खांचे जूतों की फर्श से पकड़ बनाते हैं, जिसके कारण आप चलते समय सुरक्षित रहते हैं। अगर आपके शूज़ जो है नीचे से आपकी जो है उनकी जो है वो अगर वो प्लेन रहेंगे तो उनमें जो है घर्षण कम होगा, जिससे आपको फिसलने का खतरा जो है वो रहेगा ज़्यादा। ठीक है, तो इसी प्रकार कारों, ट्रकों, बुलडोज़रों के टायर भी क्या होते हैं, जो आपने देखा होगा यहाँ पर एक टायर का जो है चित्र दिखाया है, तो उनमें भी क्या होते हैं, खांचे होते हैं बने हुए, जिनको गुड्डी कह देते हैं। ठीक है, तो इससे सड़क से उनकी पकड़ अच्छी बनती है। तो यद्यपि कुछ अन्य स्थितियों में घर्षण अवांछनीय होता है, अतः हम उसे कम करना चाहेंगे। कैरम बोर्ड पर आप महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? तो जब भी हम कैरम बोर्ड खेलते हैं उसके ऊपर सफ़ेद सा हम क्या निकालते हैं, पाउडर घेर देते हैं। क्यों? ठीक है, तो यह नोट किया होगा कि जब हम दरवाज़ों के कब्ज़ों में तेल की कुछ बूंदें डालते हैं तो दरवाज़ा जो है वो क्या करने लगेगा, वो ईज़िली क्या क्या है, मूव करने लगेगा। साइकिल या मोटर के मैकेनिक जो है वो उनके जो पार्ट्स होते हैं उनके अंदर क्या है, उनके अंदर ग्रीस का यूज़ क्यों करते हैं? ठीक है, तो वो इसलिए करते हैं ताकि जो उसके पार्ट्स हैं वो ईजिली क्या कर सके, मूव कर सके, उनके अंदर घर्षण कम हो। तो उपरोक्त सभी परिस्थितियों में हम दक्षता में वृद्धि के लिए घर्षण को कम करते हैं। जब तेल, ग्रीस अथवा ग्रेफाइट को किसी मशीन के गतिशील पुर्जों के बीच लगाते हैं तो वहाँ उनकी एक पतली परत बन जाती है। ठीक है, तो क्या गतिशील पृष्ठ सीधे ही एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते? तो इस प्रकार अनियमितताओं का अंतःबंधन, ठीक है, या अंतःपाषण काफ़ी सीमा तक दूर हो जाता है। तो गति सहज बन जाती है। कुछ मशीनों में स्नेहल के रूप में तेल का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है। वहाँ पर घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गद्दी का उपयोग किया जाता है, जैसे यहाँ पर चित्र में दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा हमारे पास ये पृष्ठ जो है वो बच गया, तो उसको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो स्वचालित वाहनों तथा साइकिलों की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैडों का उपयोग करके हम जानबूझकर घर्षण में वृद्धि करते हैं। तो जो आपके ब्रेक होते हैं, ब्रेक के अंदर हम पैड का यूज़ करते हैं। ब्रेक पैड का यूज़ होता है, वो क्यों होता है? ताकि हम घर्षण को क्या कर सके, बढ़ा सके। जब आप कोई साइकिल चलाते हैं तो उसके ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श नहीं करते। जब आप ब्रेक लीवर को दबाते हैं तो पैड जो है घर्षण के कारण रिम की गति को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, और पहिया गति करना बंद कर देता है। आपने यह देखा होगा कि कबड्डी के खिलाड़ी अपने दोनों हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं। ठीक है, वो क्यों? ताकि वो जो उनका कंपटीटर है उसको क्या कर सके, हाथों पर मिट्टी लगाने से आपकी उसके साथ जो है वो पकड़ अच्छी हो जाएगी। तो व्यायामी जो आपके जिमनास्ट होते हैं वो अपने हाथों के ऊपर एक पाउडर लगाते हैं जो उसको क्या करता है, जो उनकी घर्षण में वृद्धि करता है और उनकी पकड़ को अच्छा करता है। उनके जो है उसके हाथों पर क्या है, उनके हाथों को खुरदरा बना देता है। ठीक है, तो यहाँ हमने ये क्रियाकलाप देखते हैं। तो बूजो ने क्या है कहा कि क्या हम पृष्ठों पर पॉलिश करके अथवा अत्यधिक मात्रा में स्नेहक पदार्थों का उपयोग करके घर्षण को घटाकर शून्य कर सकते हैं? तो पहेली ने कहा कि घर्षण कदापि पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, कोई पृष्ठ पूर्णतः चिकना
नहीं होता, इसमें कुछ अनियमितताएं अवश्य होती हैं। तो भाई एक बात याद रखना कि अगर आपको कोई कहे कि घर्षण को आप जो है बिल्कुल ज़ीरो कर सकते हो, तो ऐसा नहीं होता, उसमें कुछ जो है अनियमितताएं रहती ही रहती हैं। तो पहिए घर्षण कम कर देते हैं, ठीक है। तो पहिए घर्षण कम कर देते हैं। तो आपने अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों, ठीक है, पर रोलर जड़े देखे होंगे। ऐसे सामानों को कोई छोटा बच्चा भी आसानी से खींच सकता है। तो आपने जैसे जो है अटैचिया वगैरह जो है आपने देखी होगी, जैसे ये आपका जो है कैरी बैग जो है वो दिखाया गया है, ठीक है। तो इस पे जो है ये रोलर है, ये क्यों है लगा हुआ, ताकि घर्षण कम कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्रियाकलाप 12.4 है। बेलनाकार आकृति की कुछ पेंसिलें लीजिए, इन्हें मेज पर एक दूसरे के समानांतर रखिए, इनके ऊपर कोई मोटी पुस्तक रखिए। अब पुस्तक को धकेलिए, आप यह पाएंगे कि पुस्तक के गतिशील होने पर पेंसिल लुढ़कती है। पेंसिल की इस प्रकार की गति को क्या कहेंगे, लोटनिक गति कहेंगे, ठीक है। तो क्या आप यह अनुभव करते हैं कि पुस्तक को सरकाने की तुलना में इस प्रकार गतिशील कराने से घर्षण कम हो गया है? क्या आपने भारी मशीनों को उनके नीचे लकड़ी के लट्ठे रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक खींच ले जाते हैं? तो ये आपने बड़े जो भारी सामान होता है उसके नीचे के क्या करते हैं, ऐसे रोलर्स लगा देते हैं, ठीक है, और उन पर क्या है उस भारी सामान को रखकर सरका देते हैं, ठीक है। तो उससे जो है उनका घर्षण के क्या हो जाता है, उसका वो कम हो जाता है। तो जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो इसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। तो याद रखना भाई, लोटनिक घर्षण क्या होता है, तो एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है, ठीक है। एक वस्तु जब दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़केगी तो उसकी गति के प्रतिरोध को क्या कहेंगे, लोटनिक घर्षण कहेंगे। तो लोटनिक घर्षण कम कर देता है, ठीक है। तो लोटन जो होता है वो क्या कर देता है, घर्षण को कम कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो भारी सामान है वो इजीली क्या है, वो गति कर सकता है, ठीक है। उसका घर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है। यही कारण है कि रोलर जड़ा सामान खींचना सुविधाजनक होता है। क्या अब आप यह समझ सकते हैं कि पहिए के आविष्कार को मानव जाति की महानतम खोजों में क्यों गिना जाता है? क्योंकि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण को बाल बेरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है। छत के पंखों तथा साइकिल में धुरी तथा नाभि या हब के बीच बाल बेरिंग का उपयोग करके सामान्य, ये जो है इसके क्या है, सामान्य उदाहरण है, ठीक है। साइकिल वगैरह में जो या पंखों के अंदर जो क्या होते हैं, बेरिंग होते हैं, वो क्यों होते हैं, ताकि वो घर्षण कम हो सके और वो क्या है, वो तेज़ी से क्या कर सके, गति कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बेरिंग का जो है वो एग्जाम्पल दिया है। बॉल बेरिंग क्या कर देते हैं, घर्षण को कम कर देते हैं। उसके बाद आता है आपका तरल घर्षण। तो आप जानते हैं कि वायु अत्यधिक हल्की तथा विरल होती है, फिर भी इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर वायु घर्षण बल लगाती है। इसी प्रकार जल तथा अन्य द्रव भी इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को एक ही नाम तरल दिया गया है, ठीक है। तो जो विज्ञान है, जो साइंस है, उसमें गैस और द्रव होते हैं, लिक्विड होता है, उनको एक ही नाम दिया गया है, जिसको क्या बोलते हैं, तरल कहते हैं, ठीक है। तो अतः हम कह सकते हैं कि तरल इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण लगाते हैं। तो तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या बोलते हैं, कर्षण भी कहते हैं। तो याद रखना भाई, ये आपका एक एमसीक्यू हो सकता है कि तरलों द्वारा जो घर्षण बल लगता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कर्षण भी कहते हैं। किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल इसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। तो घर्षण बल
वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। स्पष्ट है कि जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती है तो उन्हें उस पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा का क्षय होता है, अतः घर्षण को कम से कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। अतः वस्तुओं को विभिन्न आकृतियाँ दी जाती हैं। आपके विचार से वैज्ञानिकों को इन विशिष्ट आकृतियों के बारे में कहाँ से संकेत प्राप्त होते हैं? वास्तव में उन्हें ये संकेत प्रकृति से मिलते हैं। पक्षी, मछलियाँ तरल में गति करते हैं। उनके शरीर का विकास इस प्रकार होता है कि तरल में गति करते समय घर्षण पर पार पाने में उनकी ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम होता है। तो आपने इन आकृतियों के बारे में 6 में अध्ययन किया है। वायुयान की आकृति को सावधानीपूर्वक देखिए। क्या आप इसकी आकृति तथा किसी पक्षी की आकृति में कोई समानता पाते हैं? तो वास्तव में सभी वाहनों के डिज़ाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं कि तरल घर्षण कम हो जाए। तो भाई आपके जितने भी वाहन हैं, ठीक है, उनको क्या है इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है ताकि घर्षण को कम से कम किया जा सके। वायुयान है, ठीक है, चाहे वो आपके समुद्र में चलने वाले जहाज हैं, उनको इस प्रकार से डिज़ाइन करते हैं ताकि जो है उनमें घर्षण जो है, उनकी गति करने में घर्षण कम हो और उनकी ऊर्जा का जो क्षय है, उनकी जो ऊर्जा है वो कम से कम जो है वो नष्ट हो। ठीक है, तो यहाँ हमने ये पढ़ा, ये हमारा जो है चैप्टर नंबर 12 घर्षण जो है यहाँ पर ख़त्म होता है। आपने क्या सीखा इसके बारे में भी आप जो है यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और इसके कुछ क्वेश्चन जो है अगर आपको प्रैक्टिस करनी है अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हम जो है ये एक एनसीईआरटी सीरीज़ आए हैं लेके, जो आपके लगभग आपकी 8th क्लास के लिए तो आपकी इम्पोर्टेंट है ये। बाकी आपके जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आप ये मत सोचो कि आपकी ये सिर्फ 8th क्लास के लिए है। ये आपकी पूरी की पूरी आपकी ये आपने चाहे वो एसएससी की करनी है, चाहे आपने एचएसएससी की करनी है, या आपने यूपीएससी इवन यूपीएससी के लिए भी आपको साइंस को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और वो सारा का सारा आपका जो सिलेबस आता है, चाहे आप हिस्ट्री उठा लो, चाहे आप साइंस उठा लो, चाहे आप टॉपिक कोई भी उठा लो, आपका एनसीईआरटी से आएगा। आपकी प्राइवेट पब्लिशर्स जो होते हैं वो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट निकाल देते हैं, बट जो ज़्यादा आपका एक विस्तृत, अगर मैं कहूँ कि एक पूरा का पूरा वाइडली जो स्कोप है वो सिर्फ आपका एनसीईआरटी से है। तो आई होप आप इसको जो है वो अच्छे से पढ़ रहे होंगे और इसको अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले चैप्टर में।